नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड जिला सीरीज़ का अगला भाग, जिसके अंतर्गत नैनीताल ज़िले को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिसने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने ऑलरेडी 8 ज़िलों को कवर कर दिया है। जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट हैं वो समाप्त हो गए हैं, कुमाऊँ का भी अल्मोड़ा ज़िला कंप्लीट हो गया है। आज हम अगला ज़िला नैनीताल को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप जुड़कर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे नैनीताल जनपद का इतिहास, यानी कि जो नैनीताल ज़िला है इसकी स्थापना को लेकर सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। देखिए फ्रेंड, आज का पहला पॉइंट है नैनीताल की खोज के बारे में। अगर बात करें, जो पीटर बैरन है, इन्होंने 1841 में सबसे पहले नैनीताल की यात्रा की। माना जाता है कि इन्हीं के द्वारा सबसे पहले वहाँ पर बहुत सारी झीलों को देखा गया और यहीं से नैनीताल की खोज होगी। तो पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, नैनीताल की खोज किसने की है? पीटर बैरन ने की है। इसी के द्वारा जो नैनीताल नगर था, यानी कि झीलों की नगरी थी, उसके बारे में बतलाया गया है। बाद में नैनीताल का नगरीकरण किया गया और अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर अपनी कमिश्नरी स्थापित की गई। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट है, नैनीताल को अंग्रेज़ों द्वारा 1841 में बसाया गया। जैसे हमने बताया है, 1841 में नैनीताल की खोज हुई है, और उस समय जो कुमाऊँ कमिश्नर थे वो कौन थे? थॉमस लुसिंगटन। तो कुमाऊँ कमिश्नर थॉमस लुसिंगटन थे। इन्हीं के द्वारा नैनीताल नगर बसाने का श्रेय जाता है, इन्हीं को जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर रहने के लिए एक कोठी बनवाई थी। और इसी के साथ साथ एक भारतीय हुए हैं मोतीराम शाह, इनके द्वारा भी यहाँ पर अपनी एक कोठी बनवाई गई थी। तो यहीं से धीरे धीरे नैनीताल का नगरीकरण होना शुरू किया गया और बाद में कुमाऊँ कमिश्नरी यहाँ पर बनाई गई। देखिए फ्रेंड, जो पीटर बैरन है, जिनको नैनीताल की खोज का श्रेय जाता है, उनकी एक पुस्तक है हिममाला। तो ये पुस्तक आपको याद रखनी है। हिममाला किसकी पुस्तक है? तो पीटर बैरन की है। और इसमें ये नैनीताल की खोज का जिक्र करते हैं। ये कहते हैं कि जो नैनीताल है, तो वहाँ का एक थोकदार हुआ करता था जिसका नाम था नूरसिंह, या फिर कहीं कहीं नरसिंह लिखा होगा, एक ही है वो। तो इस थोकदार का ये जिक्र करते हैं और अपनी इस बुक में ये कहते हैं कि जो यहाँ का थोकदार था नूरसिंह या नरसिंह, ये अपनी देवता की भूमि इस क्षेत्र को समझते थे और अंग्रेज़ों को देना नहीं चाहते थे। बाद में उन पर पीटर बैरन द्वारा ज़बरदस्ती दबाव बनाया गया और उनसे वहाँ के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो दस्तावेज हैं, उन पर दस्तखत करवाए गए, और इसी के साथ जो नैनीताल था वो अंग्रेज़ों का हो गया। देखिए फ्रेंड, बाद में इसको ज़िले के रूप में गठित किया जाता है। सन 1891 के अंदर कुमाऊँ में 2 ज़िलों का निर्माण किया जाता है। एक तो है अल्मोड़ा और दूसरा है नैनीताल। इस समय जो कुमाऊँ कमिश्नर है वो है इरस काइन। तो इन्हीं के समय कुमाऊँ को 2 भागों में बांटा जाता है, या 2 ज़िलों में बांटा जाता है, नैनीताल और अल्मोड़ा। अगला पॉइंट है, नैनीताल को सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है, झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कुमाऊँ के अंदर सर्वाधिक झीलें कहाँ स्थित हैं? तो नैनीताल जिले में स्थित है। जबकि गढ़वाल के अंदर हमने बताया था सर्वाधिक झीलें और ताल कहाँ पर हैं, तो वो चमोली जिले में है। और अगर उत्तराखंड की बात करें कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ताल और झील कहाँ पर है, तो चमोली जिला इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि कुमाऊँ में नैनीताल के अंदर है। देखिए भाई, नैनीताल के प्राचीन नाम की अगर बात करें तो प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खड़देश के नाम से जाना जाता था, जो छकाता परगने में स्थित था। ये खड़देश कौन से परगने में था? छकाता जो परगना था ये चंदों के समय हुआ करता था। देखिए फ्रेंड, हमने एक सीरीज शुरू की है उत्तराखंड का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। जिन्होंने वो सीरीज़ नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उस सीरीज़ में हमने टॉपिक वाइज कुड़िंद वंश, कत्यूरी वंश और जो चंद वंश है उसको हम पढ़ा रहे हैं। उसमें हमने बताया था जो छकाता परगना है, यहाँ पर खसों का विद्रोह हुआ था, जिसको तिरमल चंद ने दबाया था। इस टाइप से हमने यहाँ पर इतिहास पढ़ा था। तो जो छकाता परगना है वो कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित था। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 1850 में नैनीताल नगर परिषद का औपचारिक रूप से गठन किया गया। जबकि नैनीताल नगर पालिका का गठन कब किया गया? तो 1873 में किया गया था। दोनों पॉइंट याद रखने हैं। नैनीताल नगर परिषद की स्थापना तो 1850 में, और नैनीताल नगर पालिका की स्थापना 1873 के अंदर की गई थी। और हमने अल्मोड़ा ज़िले में बताया था अल्मोड़ा नगर पालिका कब की है? 1864 की है, जो कि कुमाऊँ की सबसे पुरानी नगर पालिका यहाँ पर बनाई गई थी। ये हमने अल्मोड़ा ज़िले में पढ़ाया था। जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं,
जो जिला सीरीज है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम है चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, कनिष्ठ सहायक आने वाला है, इसी के साथ बीडीओ और बीपीडीओ और पटवारी के पद पहुंच चुके हैं, तो इनके लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण होगी। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट है नैनीताल में एक बड़ा भूस्खलन आता है नैनीताल के इतिहास में, जो कि 18 सितंबर 1880 को आया था और इसमें 151 लोग यहाँ पर दफन हो गए थे। देखिए फ्रेंड, ये भूकंप में नैनीताल का जो नैना देवी मंदिर है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था और 1882 में यानी कि 2 साल बाद नैना देवी मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था मोतीराम शाह ने, जिन्होंने नैनीताल के अंदर अपनी कोठी बनाई थी। तो इन्हीं के द्वारा जो नैना देवी मंदिर है उसका भी निर्माण करवाया गया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाद में नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तो 1996 में नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाया जा सके। देखिए फ्रेंड, नैनीताल की जो नैनी झील है या नैना झील है, इसको स्कंद पुराण में एक नाम दिया गया है, त्रिऋषि सरोवर। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है, त्रिऋषि सरोवर किसका नाम है? तो नैनी झील का नाम है। वो 3 ऋषि कौन कौन थे? एक तो अत्रि था, दूसरा पुलत्स और तीसरा पुलह था। अत्रि, पुलत्स और पुलह, ये 3 ऋषि थे। इन्हीं के नाम पर त्रिऋषि सरोवर नैनी झील को कहा गया है। माना जाता है इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। अब हम पढ़ेंगे नैनीताल जनपद की जो भौगोलिक स्थिति है। इसमें जो पहला पॉइंट है, जो नैनीताल नगर है वो समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर बसाया गया एक नगर है। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है। दूसरा, जो नैनीताल नगर है इसके बीचों बीच एक नाशपाती के आकार की झील है, जिसे नैना झील कहा गया है। तो नैना झील का आकार कैसा है? तो नाशपाती के आकार का है, जो कि नैनीताल नगर के बीचों बीच स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, इस नैना झील की अगर बात करें तो ये नैना झील 7 पहाड़ियों से यहाँ पर घिरी हुई है। इसके उत्तर में अगर बात करें, उत्तर की साइड नैना पीक या चाइना पीक स्थित है और यही नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक या चाइना पीक है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2611 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, नैना झील के पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पर देवपाठा एक चोटी है और दक्षिण की बात करें तो अयारपाठा एक चोटी है। देवपाठा और अयारपाठा चोटियाँ कहाँ पर हैं? तो ये भी नैनीताल में है। अन्य चोटियों की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं? स्नो व्यू पॉइंट है, शेर का डांडा जो कि नैनीताल के अंदर है, हार्डी गदी, आलमसरिया चोटी ये भी नैनीताल के अंतर्गत है। तो ये सारी चोटियाँ कहाँ पर हैं? नैनीताल जिले में है और जो नैनीताल नगर है इन 7 चोटियों के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट है, जो नैना झील है उसको 2 भागों में यहाँ पर विभक्त किया गया है, जिसमें से ऊपरी भाग को यानी कि जो उत्तर वाला क्षेत्र है उसको कहा गया है मल्लीताल, जबकि दक्षिणी भाग या निचले भाग को तल्लीताल यहाँ पर कहा गया है। तो ये 2 नैनी झील के 2 पार्ट हैं, तल्लीताल और मल्लीताल। इसी के साथ अगर नैनी झील के उत्तर की बात करें तो यहाँ पर एक मैदानी क्षेत्र है जिसको फ्लैट्स यहाँ पर कहते हैं। देखिए फ्रेंड, नैनीताल जिले के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये राज्य का 5वां बड़ा जिला है ना। जैसे हमने बताया था, राज्य का सबसे बड़ा चमोली है, 80-30 उसका क्षेत्रफल है। दूसरा उत्तरकाशी है, 80-16 उसका क्षेत्रफल है। इस टाइप से हमने हर जिले में उसकी स्थापना बताई है, उसका क्षेत्रफल बताया है और किस क्रम में वो आता है वो भी हमने बताया है। अगला पॉइंट है, कुमाऊं मंडल की स्थापना की अगर बात करें तो 1854 में कुमाऊं मंडल की स्थापना कौन करते हैं? कुमाऊं कमिश्नर जे.एच. बेटन, जॉन हेलिट बेटन, इनके द्वारा कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में की जाती है और इसी के साथ कुमाऊं का मुख्यालय नैनीताल जनपद में स्थापित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। अगला पॉइंट है, जो नैनीताल में मुक्तेश्वर है वहाँ पर राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। राज्य में सबसे न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? मुक्तेश्वर है, जहाँ पर -2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था, है ना। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे नैनीताल जनपद की ताल या झीलें, यानी कि कौन कौन से ताल यहाँ पर स्थित हैं या कौन कौन सी झीलें स्थित हैं और किस झील की कौन सी विशेषता है। सबसे पहला इसमें है सूखा ताल, इसी के साथ सड़िया ताल। तो सूखा ताल और सड़िया ताल ये नैनीताल के अंदर है। इसी के साथ लुकमा ताल है, हरीश ताल है, मलवा ताल है। तो ये सारे कहाँ पर स्थित हैं? तो नैनीताल में स्थित है। अगला जो ताल है यहाँ पर हमारा नल ताल है, इसी को कमल ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी कहाँ पर है? नैनीताल के अंदर स्थित है। अगला जो ताल है खुरपा ताल है, जिसका आकार जानवर के खुर के समान है, जिस कारण इसको खुरपा ताल कहते हैं। तो किस ताल का आकार जानवर के खुर के समान है? तो खुरपा ताल यहाँ पर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर स्थित है? नैनीताल के अंदर स्थित है।
अगला जो ताल है भीमताल। देखिए फ्रेंड, भीमताल को लेके यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ये ताल है। तो भीमताल के बारे में पहला पॉइंट है, भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भीमताल है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1674 मीटर ये लंबी है, चौड़ाई की बात करें तो 447 मीटर इसकी चौड़ाई है, और गहराई की बात करें तो 26 मीटर इसकी गहराई है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। देखिए फ्रेंड, जो भीमताल है वो कमल ककड़ी एवं कमल के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। जो कमल ककड़ी होती है और इसके बीचों बीच कमल खिलते हैं, तो इन दोनों के लिए ये प्रसिद्ध है। ये भी कहाँ पर है, नैनीताल में स्थित है। इसी के साथ भीमताल के अगर आकार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार है। किस ताल का आकार त्रिभुज के समान है, तो भीमताल है, जिसके बीच का आइलैंड है जहाँ पर कमल खिलते हैं, जिस कारण ये कमल के लिए भी फेमस है। और इसी ताल के तट पर एक मंदिर है जिसको कहते हैं भीमेश्वर महादेव मंदिर। तो भीमेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पर है, तो भीमताल में स्थित है। अगला जो ताल है वो नौकुचिया ताल है। नौकुचिया ताल की अगर बात करें तो नैनीताल का जो नौकुचिया ताल है ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है, जिसकी गहराई 40 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। जबकि हमने पढ़ा है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीमताल है, जिसका आकार त्रिभुज के समान है। जबकि गहरा ताल कौन सा है, तो वो नौकुचिया ताल हो जाएगा, जिसकी गहराई 40 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, अगर इस नौकुचिया ताल की बात करें, क्यों इसका नाम नौकुचिया ताल है, क्योंकि इसके 9 कोने हैं, जिस कारण इसको 9 कोनों वाली झील भी कहते हैं या फिर नौकुचिया ताल भी यहाँ पर कहते हैं। और यह पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम ताल यहाँ पर माना गया है, और विदेशी पक्षी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये कुमाऊं के अंदर फेमस है। अगला जो ताल है वो 7 ताल है। 7 ताल भी अपने आप में काफ़ी फेमस है, क्योंकि जो 7 ताल है वो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है। सबसे रमणीक यानी कि सबसे सुंदर झील। प्रश्न कभी आया कुमाऊं की सबसे रमणीक झील या फिर सुंदर झील कौन सी है, तो वो 7 ताल यहाँ पर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये 7 ताल इसका नाम क्यों है, क्योंकि पहले ये 7 तालों का एक समूह हुआ करता था, जिस कारण इसका नाम 7 ताल हुआ है। और इन 7 तालों में कौन कौन ताल यहाँ पर सम्मिलित थे, जिसमें नल दमयंती ताल था, गरुड़ ताल था, राम सीता ताल था, लक्ष्मण ताल था। ये सारे ताल इसमें प्रमुख थे, है ना। तो यहाँ पर 7 तालों का एक ग्रुप हुआ करता है, जिस कारण इसका नाम 7 ताल है। देखिए फ्रेंड, जो ये 7 ताल है इसका कभी आकार पूछे कि 7 ताल का आकार कैसा है, अश्वखुर के समान 7 ताल का आकार है ना। तो कभी क्वेश्चन आया अश्वखुर के समान किसका आकार है, तो नैनीताल की 7 ताल झील का आकार है। जबकि जानवर के खुर के समान हमने क्या पढ़ा है, किस ताल का आकार है, खुरपा ताल हो जाएगा, है ना। खुरपा ताल का आकार जानवर के खुर के समान, जबकि अश्वखुर के समान 7 ताल का आकार है, जो कि कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है। अगला जो ताल है नल दमयंती ताल, ये भी 7 ताल का एक भाग है। देखिए फ्रेंड, ये नल दमयंती ताल यहाँ पर क्यों फेमस है, पहली बात तो इसमें मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया है, इसमें कोई भी व्यक्ति मछली नहीं पकड़ सकता है। और इसी ताल को यहाँ पर रहस्यमयी ताल के नाम से भी जानते हैं। तो किस ताल को रहस्यमयी ताल के नाम से जानते हैं, तो 7 ताल के अंदर जो नल दमयंती ताल है उसी को रहस्यमयी ताल के नाम से कुमाऊं में जानते हैं, जिसका आकार पंचभुजाकार है, यानी कि इसकी 5 भुजाएं हैं। 5 भुजाओं वाला ताल तो नल दमयंती ताल है, और त्रिभुजाकार तो वो भीमताल है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इन 7 तालों के जल की बात करें तो इन 7 तालों का जल नैनीताल से आने वाली जो बलियागाड़ है, बलियागाड़ नदी है, इसके माध्यम से गोला नदी में यहाँ पर चले जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, 7 ताल का जल किस नदी के माध्यम से गोला नदी में मिलता है, तो बलियागाड़ के माध्यम से ये गोला नदी में मिलता है, जो कि नैनीताल की सबसे बड़ी नदी भी है ना। कहाँ से निकलती है, तो पहाड़ पानी से ये नदी निकलती है, ये पॉइंट भी याद रखना है। देखिए फ्रेंड, जो 7 ताल है इसकी तुलना जो विद्वान हुए हैं उन्होंने इंग्लैंड के बोसमोर लैंड से भी इसकी तुलना यहाँ पर की है। तो किस ताल की तुलना इंग्लैंड के बोसमोर लैंड से की गई है, तो वो 7 ताल से की गई है। और इसी 7 ताल के पास एक अमेरिकी मिशनरी हुआ करते थे जिनका नाम था स्टैनले जोन्स, इनका भी यहाँ पर आश्रम है। तो अमेरिकी मिशनरी स्टैनले जोन्स का आश्रम कहाँ पर है, तो नैनीताल के अंदर 7 ताल में स्थित है। तो ये तो थे यहाँ के ताल। अब हम पढ़ेंगे नैनीताल जनपद के जो जलप्रपात या वाटरफॉल है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो यहाँ से इनको कवर करेंगे। पहला जो जलप्रपात है वो भालूगाड़ जलप्रपात है, ये कहाँ पर है, नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थित है। दूसरा जो जलप्रपात है कार्बेट नेशनल पार्क के अंदर ही है, जिसका नाम है कार्बेट जलप्रपात। तो सभी लोग जानते हैं कार्बेट जलप्रपात कहाँ पर है या फिर कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो नैनीताल में है, तो नैनीताल के अंदर हो जाएगा। अगला जो झरना है, जो वाटरफॉल है फ्रिकी झरना,
तो फ्रिकी झरना भी कालाडूंगी नैनीताल में स्थित है। इसी के साथ साथ जो ढोकाने वाटरफॉल है, ढोकाने झरना है, वो भी नैनीताल के भोपाली में स्थित है। अगले अगर झरने की बात करें तो सुभाष धारा, तो सुभाष धारा झरना ये भी नैनीताल में स्थित है। इसी के साथ साथ लडवागढ़, तो लडवागढ़ जलप्रपात ये भी कॉर्बेट फॉल्स है या कॉर्बेट जलप्रपात है, उसी के समीप स्थित है। ये सारे नैनीताल के वाटरफॉल हैं। और नैनीताल में 2 अन्य वाटरफॉल हैं, एक का नाम है वुडलैंड वाटरफॉल और दूसरा है पदमपुरी वाटरफॉल या जलप्रपात। तो ये भी कहाँ पर स्थित है, तो नैनीताल में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे नैनीताल जनपद में पर्वत चोटियाँ। नैनीताल के अंदर कौन कौन सी चोटियाँ स्थित हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला तो है हिडिंबा पर्वत, ये भी नैनीताल में है और इसी पर्वत पर एक आश्रम है जिसको कहा गया है हिडिंबा आश्रम। तो हिडिंबा पर्वत और हिडिंबा आश्रम कहाँ पर है, ये नैनीताल में स्थित है। हिडिंबा जो कि घटोत्कच की माँ और भीम की पत्नी थी, है ना, उन्हीं का यहाँ पर आश्रम है और उन्हीं के नाम पर ये पर्वत का नाम भी रखा गया है। जबकि हिडिंबा मंदिर कहाँ है, तो वो चंपावत में स्थित है ना, ये हमने टेस्ट सीरीज में भी कराए थे। अगला है किलवरी नामक पर्वत, तो किलवरी नेक कहाँ पर है, तो ये भी नैनीताल में स्थित है। इसी के साथ साथ नैनीताल की जो चोटियाँ हैं, एक तो है डेरोती सीट पर्वत चोटी अयारपाटा क्षेत्र में स्थित है और इसी को टिपिन टॉप के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम एक अंग्रेज अधिकारी कैलेट डेरोती के नाम पर रखा गया है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। डेरोती सीट पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, तो नैनीताल में स्थित है, जिसको टिपिन टॉप नाम से जाना जाता है। अगली जो चोटी है हन्नी बनी चोटी, तो हन्नी बनी चोटी भी नैनीताल के अंदर स्थित है। अब हम पढ़ेंगे नैनीताल जनपद के जो दर्रे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। पहला जो दर्रा है चिलकिला दर्रा, चिलकिला पास, तो ये नैनीताल के डिकुली में स्थित है, जो कि शिवालिक श्रेणी में आता है ना। हिमालय की जो शिवालिक रेंज है उसके अंतर्गत चिलकिला दर्रा आता है, जो कि डिकुली नैनीताल में स्थित है। अगला पॉइंट है चौकी घाट दर्रा, तो चौकी घाट दर्रा ये भी नैनीताल के अंदर स्थित है, जो शिवालिक क्षेत्र में आता है। अगला जो दर्रा है चोर गलिया दर्रा, ये चोर गलिया है। चोर गलिया दर्रा नैनीताल के हल्द्वानी में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। देखिए फ्रेंड, बार बार ये शिवालिक क्षेत्र आ रहा है क्योंकि जो नैनीताल है वो ज़्यादातर शिवालिक क्षेत्र में स्थित है। ये पॉइंट याद रखना, नैनीताल जिला शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो कि हिमालय की सबसे नई श्रेणी है। अगला जो दर्रा है बमौरी दर्रा, ये भी नैनीताल के काठगोदाम में स्थित है, जो कि शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। अब हम पढ़ेंगे नैनीताल की जो प्राकृतिक संपदा है, यानी कि नैनीताल के अंदर प्राकृतिक रूप से क्या क्या प्राप्त होता है, जो खनिज है उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। पहला जो यहाँ पर खनिज है वो कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका नाम है मैग्नेटाइट एवं हेमेटाइट प्रकार का लोहा। तो लोहे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तराखंड के अंदर, तो कालाडूंगी और रामगढ़, जो कि नैनीताल में स्थित है। इसी के साथ जो पाटली और कोटा दून है, ये कहाँ पर है, ये भी नैनीताल जिले में स्थित है। और नैनीताल का जो भीमताल क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तराखंड में ज्वालामुखी मिट्टी निर्मित क्षेत्र कौन सा है, तो भीमताल क्षेत्र है, जो कि नैनीताल के अंदर स्थित है। अब हम पढ़ेंगे नैनीताल जनपद के जो पर्यटक स्थल है, कौन कौन सी जगह यहाँ पर पर्यटन के लिए फेमस है, घूमने के लिए अच्छी जगह है। सबसे पहला तो यहाँ पर है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी के साथ साथ एक मंदिर भी है, पाषाण देवी मंदिर, है ना। तो ये दोनों पर्यटक स्थल हैं, जहाँ से सूर्यास्त का अनुपम दृश्य दिखाई देता है, इसी चीज़ के लिए विख्यात है, फेमस है ना। अगला पॉइंट है नैनीताल की जो वर्धमान पहाड़ियाँ हैं उन पर एक आश्रम है, अरविंदो आश्रम, ये भी पर्यटन का क्षेत्र है। अरविंदो आश्रम कहाँ पर है, नैनीताल की जो वर्धमान पहाड़ियाँ हैं। अगला जो यहाँ पर फेमस क्षेत्र है या घूमने लायक है, जिम कॉर्बेट का मकान है। देखिए फ्रेंड, जो जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम पड़ा है, उन्हीं का मकान है नैनीताल के अंदर, जो कि कालाडूंगी में स्थित है ना, जिस पर जिम कॉर्बेट का अब संग्रहालय बनाया गया है ना। तो जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ पर है, तो नैनीताल के कालाडूंगी में स्थित है, उन्हीं के घर पर इसको बनाया गया है। अगला जो पर्यटक स्थल है वो लैंड्स एंड पर्यटक स्थल है, जो कि नैनीताल में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पर्यटक स्थल भुवाली। तो भुवाली के अंदर क्या क्या घूमने लायक जगह है, कौन से क्षेत्र पर्यटन के लिए यहाँ पर फेमस है। देखिए फ्रेंड, भुवाली के बारे में पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, नैनीताल का जो भुवाली है वो पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड में पर्वतीय फल बाजार के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है या किस स्थान को जाना जाता है, तो भुवाली को यहाँ पर जाना जाता है।
अगर भोवाली की बात करें, भोवाली किस नदी के किनारे स्थित है, तो शिप्रा नदी यहाँ पर बहती है, तो शिप्रा नदी के किनारे ये स्थित है। और भोवाली के अंदर सन 1912 ईस्वी में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो 1912 में भोवाली में की गई है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये टीबी सैनिटोरियम है, यहाँ पर श्रीमती कमला नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, उनके द्वारा अपना इलाज भी कराया गया था। तो टीबी सैनिटोरियम कब का है, 1912 का है। इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर हो जाता है। और भोवाली की बात करें तो भोवाली में सर्वप्रथम 1885 में गढ़ कप्तानी बंगले का निर्माण भी कराया गया था। तो गढ़ कप्तानी बंगला कहाँ पर है, जो भोवाली में स्थित है, जो पर्यटन के लिए एक फेमस स्थान है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन का एक और क्षेत्र है, लल्ली की छतरी, एक पर्यटक स्थल है जो कि भोवाली में स्थित है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक एकेडमी। तो ये कहाँ पर है, तो नैनीताल के भोवाली में है और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। जो जुडिशियरी है उसकी एकेडमी कहाँ पर है, तो नैनीताल के भोवाली में स्थित है। अगला जो पर्यटक स्थल है काठ गोदाम, काठ गोदाम भी नैनीताल के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेमस है, इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसके बारे में पहला पॉइंट है, इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने पढ़ाया था, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो कोट द्वार है ना। गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो मसूरी है। चारों धामों का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो हरिद्वार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे हमने पहले पढ़ाए थे। वैसे ही कुमाऊं के अंदर कुमाऊं का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो काठ गोदाम है, जहाँ पर एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, क्योंकि कुमाऊं के अंदर सबसे पहले यहीं पर ट्रेन लाई जाती है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुमाऊं में सर्वप्रथम ट्रेन 1884 में किच्छा से काठगोदाम लाई जाती है। अगला पॉइंट है, जो काठगोदाम है वो गोला नदी के किनारे बसा हुआ है। जो गोला नदी पहाड़ पानी से निकलती है। और गुलाब घाटी, तो गुलाब घाटी भी कहाँ पर स्थित है, तो काठगोदाम में स्थित है। ये पॉइंट भी याद रखना है। जबकि गुलाबी कांटा कहाँ है, तो गुलाबी कांटा उत्तरकाशी में स्थित है। और काठगोदाम के पुराने नाम की अगर बात करें तो बिमोरी घाट या फिर बाड़ाखेड़ी इसका पुराना नाम है। तो अगला पॉइंट है, सन 1900 के आसपास एक व्यक्ति हुए हैं दान सिंह मालदार। तो इनके द्वारा बाड़ाखेड़ी में लकड़ी के गोदाम बनाए गए थे, जिस कारण इस स्थान को चौहान पाटा के नाम से भी जाना जाने लगा था। तो चौहान पाटा किसका नाम है, तो काठगोदाम का नाम है ना। अगला पॉइंट है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जैसे हमने बताया है 1884 में किच्छा से काठगोदाम ट्रेन आई थी। इसी के साथ साथ काठगोदाम के पास एक अन्य स्थान है रानी बाग। तो रानी बाग पर्यटक स्थल नैनीताल में स्थित है, जिसका पुराना नाम यहाँ पर चित्रशिला हो जाएगा। तो चित्रशिला किसका नाम है, रानी बाग का है। और रानी बाग किसके नाम पर पड़ा है, तो जिया रानी के नाम पर इसका नाम रानी बाग पड़ा है, जो कि नैनीताल के अंदर स्थित है। कुमाऊं की झांसी की रानी कौन है, जिया रानी है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है ना। देखिए फ्रेंड, जो रानी बाग है इसी के समीप पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ू एवं गोला नदी का संगम होता है। तो रानी बाग किस नदी के संगम पर है, तो पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ एवं गोला नदी के संगम पर स्थित है। अगर रानी बाग के कुछ दूरी पर बात करें तो यहाँ पर एक स्थान है जोलीकोट। जोलीकोट यहाँ पर क्यों फेमस है, तो मधुमक्खी पालन के लिए यहाँ पर ये मुख्य केंद्र है। तो मधुमक्खी पालन का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, तो जोलीकोट नैनीताल में स्थित है। अगला जो पर्यटक स्थल है रामगढ़ यहाँ पर हो जाएगा। रामगढ़ के बारे में यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ हैं, इसके बारे में यहाँ पर फेमस है। तो रामगढ़ जो कि नैनीताल का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, और इसको कुमाऊं का फलों का कटोरा भी यहाँ पर कहते हैं। तो उत्तराखंड में या फिर कुमाऊं में फलों का कटोरा तो रामगढ़ को कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ग्रीन स्वीट प्रजाति के सेब होते हैं, और जो ये ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब है ये सबसे पहले पकता है, और सबसे लास्ट में पिछोला सेब की एक प्रजाति है, ये यहाँ पर पकती है। तो ये आपको याद रखना है, ग्रीन स्वीट और पिछोला किसकी प्रजातियां हैं, तो सेब की प्रजातियां हैं, जो कि रामगढ़ में पाई जाती हैं। एक अंग्रेज अधिकारी हुए हैं पीई डेरियाज, इनके द्वारा फलों के उद्यान भी लगाए गए थे। तो रामगढ़ में किसके फल उद्यान है, तो पीई डेरियाज के फल उद्यान है। अगर हम बात करें प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा, इनका भी संग्रहालय रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, महादेवी वर्मा का संग्रहालय तो नैनीताल के रामगढ़ में है। और जो गुरुदेव या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर इनका मूल नाम है, तो इन्होंने भी रामगढ़ में प्रवास किया था, जिस कारण इनके नाम पर एक जगह यहाँ पर है टैगोर टॉप। तो टैगोर टॉप कहाँ पर स्थित है, तो ये भी रामगढ़ में स्थित है। गागर नामक पर्यटक स्थल ये भी रामगढ़ के समीप है। अगला जो पर्यटक स्थल है रामनगर, इसके बारे में पढ़ेंगे। रामनगर में क्या चीज़ें फेमस है। पहला तो रामनगर बसाने का जो श्रेय जाता है ये आपको याद रखना है, 1850 में कमिश्नर हेनरी रैमजे को जाता है, जो कि कुमाऊं के 6वें कमिश्नर
हुए हैं। इन्होंने ही रामनगर को बसाया है और इन्हीं के नाम पर इसको रामजी नगर के नाम से भी जाना जाता था। बाद में ये रामनगर हो गया। अगर बात करें रामनगर किस नदी के किनारे है, तो कोसी नदी के तट पर ये शहर बसाया गया है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, रामनगर किसके किनारे है, तो कोसी नदी के किनारे है। देखिए फ्रेंड, रामनगर में एक फेमस स्थान है गारजा स्थान, और यहीं पर गारजा देवी मंदिर का निर्माण भी है, जो कि कोसी नदी के बीचों बीच स्थित है। तो गारजा देवी मंदिर कोसी नदी के बीचों बीच कहाँ पर स्थित है, तो रामनगर के गारजा में स्थित है। देखिए फ्रेंड, इसी गारजा के समीप एक स्थान हुआ करता है डिकुली। यहाँ पर कत्यूरों की राजधानी हुआ करती थी, जैसा हमने कत्यूरी राजवंश में पढ़ाया था, है ना। कत्यूरों की जो शीतकालीन राजधानी थी डिकुली थी, जो कि कोसी नदी के तट पर बसाई गई थी। तो डिकुली कहाँ है, ये भी पर्यटक स्थल है और नैनीताल में स्थित है। अगला अगर हम बात करें तो इसी गारजा में यानी कि रामनगर में महर्षि जो वाल्मीकि हुए हैं, जिन्होंने मूल रामायण की रचना की है ना। मूल रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है, तो इनका भी आश्रम यहाँ पर स्थित था। उसके अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष कहाँ पर स्थित है, तो गारजा, जो कि रामनगर नैनीताल में स्थित है। अगला पॉइंट है सीतावनी। तो सीतावनी पर्यटक स्थल, ये भी गारजा के समीप रामनगर में स्थित है। ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ राम है वहीं सीता है, तो सीतावनी रामनगर में स्थित है। इसी रामनगर में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ये भी स्थित है। आप लोगों की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट पर लिखा होगा, जिन्होंने स्टेट बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड से 10वीं 12वीं पास किया है, तो उनकी मार्कशीट पर जो लिखा है वही क्या है, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर। तो ये भी नैनीताल में स्थित है। इसके साथ साथ जो रामनगर में एक घाटी है जिसको कहते हैं जुड़वा घाटी, यानी कि दो घाटियां हैं, दोनों सेम दिखती है, तो जिस कारण इनको कहते हैं जुड़वा घाटी। तो जुड़वा घाटी कहाँ स्थित है, रामनगर में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे हल्द्वानी शहर। देखिए फ्रेंड, जो हल्द्वानी शहर है इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है, किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है और कौन सी चीज़ें यहाँ पर फेमस है। सबसे पहले जो हल्द्वानी शहर है वो गौला नदी के तट पर स्थित है। देखिए फ्रेंड, ये गौला नदी बार बार एग्जाम में भी आता है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। गौला नदी नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है और उधम सिंह नगर होते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है। ये नैनीताल की फेमस नदी है, इसलिए इसको याद रखना है। और जो हल्द्वानी है वो भी गौला नदी के तट पर स्थित है और राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा है, तो हल्द्वानी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जहाँ से व्यापार सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला पॉइंट इस हल्द्वानी के बारे में देखें कि हल्द्वानी नाम क्यों पड़ा है इसका, क्योंकि यहाँ पर हल्दू के जो पेड़ है वो अत्यधिक मात्रा में होते थे, जिस कारण इसका नाम हल्दूवानी हो गया और हल्दूवानी से हल्द्वानी बाद में इसका नाम हो गया। अगर आधुनिक हल्द्वानी की बात करें कि जो आधुनिक हल्द्वानी शहर है, वर्तमान में जो शहर है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम किसने की है, किसे इसकी स्थापना का श्रेय जाता है, तो कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर विलियम ट्रेल को जाता है, जिन्होंने 1834 में इस नगर की यहाँ पर नींव डाली थी, जो कि गौला नदी के किनारे स्थित है, जैसा हमने बताया है। और जो कमिश्नर ट्रेल थे, इन्होंने ही सबसे पहले हल्द्वानी में अपने रहने के लिए एक बंगला बनवाया गया था, जिसे खाम का बंगला नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, खाम का बंगला कहाँ स्थित है, तो हल्द्वानी में स्थित है, जो कि कमिश्नर ट्रेल का घर हुआ करता था, है ना। आज उसको किस नाम से जानते हैं, तो खाम के बंगले के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है 1901 में हल्द्वानी के अंदर आर्य समाज भवन की और 1902 में सनातन धर्म की सभा का निर्माण हुआ था, यानी कि ये सभाएं स्थापित यहाँ पर की गई थी। पहला है आर्य समाज भवन, हल्द्वानी में कब स्थापित किया गया, तो 1901 में स्थापित किया गया। दूसरा है सनातन धर्म सभा, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1902 में हल्द्वानी के अंदर इसकी स्थापना होती है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है हल्द्वानी में जो नहरें बनाई गई हैं, तो नहरें बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो कुमाऊं के 6वें कमिश्नर हेनरी रैमजे को हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय जाता है ना। हल्द्वानी के साथ साथ जो तराई में नहरें बनाई है, कमिश्नर हेनरी रैमजे के कार्यकाल में बनाई गई है, जिस कारण तराई का विश्वकर्मा कहते हैं हेनरी रैमजे को। ये पॉइंट भी याद रखना है, तराई का विश्वकर्मा तो हेनरी रैमजे। देखिए फ्रेंड, अगर हल्द्वानी में पहली बार ट्रेन की अगर बात करें तो 1884 के अप्रैल माह में पहली बार जो रेलगाड़ी है वो लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची थी। तो हल्द्वानी में पहली बार ट्रेन कब आई, तो 1884 में ही आई, जब काठगोदाम आई थी, तो उसी दौरान लखनऊ से हल्द्वानी ट्रेन पहुंचती है। ठीक है फ्रेंड, अगर हल्द्वानी नगर पालिका की बात करें तो हल्द्वानी नगर पालिका की स्थापना होती है 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका का गठन किया जाता है और 2011 में इसी हल्द्वानी को नगर निगम का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है,
जैसे कि सभी लोग जानते हैं वर्तमान में उत्तराखंड में 11 नगर निगम है। टोटल 9 थे, 2 और बनाए गए, एक तो अल्मोड़ा, दूसरा पिथौरागढ़। तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 11 नगर निगम हो गए हैं, है ना। और अगला जो पॉइंट है नाहन पर्वत श्रृंखलाएं, तो ये भी कहाँ पर है? हल्द्वानी में स्थित है। तो फ्रेंड्स इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो लंबी हो जाएगी। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, इसका भाग 2 जल्द लेके आएंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।